हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर एपोकलिप्टिक गेम की दुनिया में पहुंच गया, जहां सिर्फ एक इंसान आखिर तक बच सकता था। सभी प्लेयर्स अपने लिए अलग अलग पावर चुन रहे थे। कोई बिजली की ताकत ले रहा था, कोई हवा को कंट्रोल करने की, और कोई टेलीपोर्ट जैसी एबिलिटी। लेकिन मैंने सबसे अजीब चीज चुनी, इन्फिनिटी वेल्थ, सबसे ज्यादा पैसा। मेरे इस फैसले पर सभी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि दुनिया खत्म होने वाली, कोई पैसे जैसी बेकार चीज क्यों चुन रहा है, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। लेकिन उन्हें असली बात नहीं पता थी। वे नहीं जानते थे कि इस ताकत के पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ है। फिर गेम की दुनिया में बड़ी स्क्रीन पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि कुल 300 खिलाड़ी इस गेम में शामिल है। ये सभी लोग असल दुनिया में मर चुके थे। अगर उन्हें दोबारा जिंदगी चाहिए तो उन्हें खतरनाक एपोकलिप्टिक गेम की दुनिया में जिंदा रहना होगा। अब शुरुआत का समय आ चुका था। सिस्टम ने कहा कि सभी लोग अपने शुरुआती आइटम चुने। मैंने जल्दी जल्दी सेल पर रखी चीजों को देखना शुरू कर दिया। बाकी खिलाड़ी पागलों की तरह पावर छीन रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ सेकंड की देरी में उनकी पसंदीदा एबिलिटी कोई और ले जाएगा। धीरे धीरे बिजली, विंड ब्लेड, टेलीपोर्ट और हीलिंग जैसी पावर खत्म होने लगी। तभी आखिरी पेज पर मेरी नजर नीचे रखे एक सोने के सिक्के पर पड़ी, जिस पर लिखा था अज्ञात संपत्ति। बिना देर किए मैंने वो गोल्ड सिक्का ले लिया। उसी समय मेरे साथ बसे मरे हुए बाकी लोग भी यहाँ टेलीपोर्ट होकर आ गए। उन्हें मेरा स्क्वाड लीडर यंग रोय भी था, जिसने माइंड कंट्रोल की ताकत चुनी। जब उसने मुझे सोने का सिक्का इकट्ठे करते हुए देखा, मजाक उड़ाते हुए, दुनिया खत्म होने वाली और तुम पैसे जमा कर रहे हो, इसका क्या फायदा। उसके बाद सबकी नजर बानो ओयो पर गई। उसने एक बहुत अजीब पावर चुनी थी, प्यार हासिल करने वाली। इस पावर की वजह से वह इंसानों का प्यार तो पा सकती थी, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी का प्यार भी। और जब तक सच्चा प्यार उसके साथ रहेगा, उसकी रक्षा होती रहेगी। और वो कहती थी कि मैं मरूंगी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। सभी लोगों के आइटम बंटने के बाद सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजी। सिस्टम ने कहा कि सभी खिलाड़ियों के पास अपनी ताकत बढ़ाने और ट्रेनिंग करने के लिए 1 साल है, क्योंकि ठीक 1 साल बाद असली एपोकलिप्टिक गेम शुरू होने वाला है। लेकिन एक बात सुनकर सबके चेहरे बदल गए। सिस्टम ने साफ कहा कि इस गेम में सिर्फ एक विजेता होगा। आखिर तक जो आखिरी खिलाड़ी जिंदा बचेगा वही नाम पाएगा और दोबारा जन्म लेने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही सब समझ गए कि यहाँ कोई दोस्त नहीं है, हर इंसान दूसरे का दुश्मन है। मैं तुरंत वहां से निकल कर आया और अपने एपोकलिप्टिक सर्वाइवल प्लान पर काम शुरू कर दिया। मैंने दुनिया के नक्शे पर खोज शुरू कर दी और आखिरकार पैसिफिक ओशियन के बीच एक सुनसान द्वीप ढूंढ लिया। वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी जगह एकदम सही थी। जमीन स्थिर थी, चारों तरफ अलग अलग था और एयरपोर्ट बनाने के लिए भी बढ़िया था। मैंने बिना देर किए लगभग 1 बिलियन में कई छोटे छोटे द्वीप खरीद लिए और उसका नाम रखा फ्यूचर आइलैंड। बाहर की दुनिया को बताया गया कि वहाँ टूरिज्म प्रोजेक्ट बन रहा है। मैंने कई बड़े क्रूज शिप खरीदे और एनसीपी के साथ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। लेकिन असली प्लान कुछ और था। मैंने सभी लोगों से सीक्रेट साइन करवा लिया। किसी को भी फ्यूचर आइलैंड की असली लोकेशन नहीं पता थी। सुरक्षा के लिए मैंने पहले ही जैमर लगा दिए और मजदूरों के मोबाइल भी जमा करवा लिए, ताकि कोई जानकारी बाहर न भेज सके। ऊपर से देखने पर जो किला दिखाई दे रहा था वो सिर्फ दिखावा था। असली डूम से फोर्टिस जमीन के नीचे बनाया गया, ऐसा किला जो न्यूक्लियर बम और बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक तक झेल सके। यहाँ तक कि अगर कोई सुपर ज़ॉम्बी हमला कर दे तब भी अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। उसकी स्टील की मोटी दीवारें लगभग 5 मीटर मोटी थीं। ऊर्जा की समस्या के लिए मैंने द्वीप पर हवा, समुद्री लहरों और न्यूक्लियर पावर की व्यवस्था करवाई। साथ ही इमरजेंसी के लिए 10 लाख ऑक्सीजन टैंक भी जमा करवा दिए। पूरा अंडरग्राउंड बंकर 12 हिस्सों में बटा हुआ था। अगर 1-2 हिस्से नष्ट भी हो जाएं, तब भी बाकी हिस्से काम करते रहेंगे। कुछ जगहों पर आधुनिक खेती, मछली पालन और मुर्गी पालन की व्यवस्था थी, जबकि बाकी जगहों पर दवाइयाँ, खाने पीने के सामान, पानी, टीम रूम, जिम, मेडिकल रूम, बाकी जरूरी सुविधाएं मौजूद थी। जब एनसीपी को मेरे प्रोजेक्ट पर शक होने लगता, मैं उन्हें बस ढेर सारे पैसे दे देता और पैसे देखते ही उसका मुंह बंद हो जाता। आखिर मेरे पास पैसा इतना ही था कि चाहे जितना खर्च करूं खत्म ही नहीं हो रहा था। इसके बाद मैं एक दूसरे देश गया और वहां से भारी मात्रा में खतरनाक हथियार और मशीनें खरीदने लगा। इनमें युद्ध करने वाले रोबोट और रास्ता साफ करने वाले रोबोट जैसी कई चीजें थी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं बिना सोचे खर्च करता जा रहा था। मैंने अपनी सुरक्षा और मजबूत कर ली। एक गुप्त जगह पर मैंने अपने पनडुब्बी विमान को छुपा रखा था। मेरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस से वहां तक जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता भी बनाया गया। फिर मैंने 2 कोच रखे और रोज ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैं खुद विमान उड़ाना और पनडुब्बी चलाना सीखने लगा, क्योंकि एपोकलिप्स में दूसरों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। मुझे डर था कि बाकी खिलाड़ी अपनी विशेष शक्तियों के सहारे मेरे द्वीप पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैंने असली द्वीप के आसपास नकली संरचनाएं और इंसानों द्वारा बनाए गए अवरोध तैयार करवाए। अगर कोई बड़ा जहाज ज्यादा पास आने की कोशिश करता तो वह टकरा कर नष्ट हो सकता था। द्वीप की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मैंने पूरे इलाके में बिजली वाली बाड़ लगवाई। समुद्र के किनारे किनारे निगरानी की व्यवस्था की गई और आसपास कई सुरक्षा सिस्टम भी लगाए, ताकि जो भी चीज द्वीप के करीब आए उसे तुरंत पहचान लिया जाए। आखिर में मैंने एनसीपी को वहां भेज दिया। अब पूरे द्वीप पर सिर्फ मैं अकेला बचा था, लेकिन मेरी तैयारी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने अंतरिक्ष तकनीक पर भी पैसा लगाना शुरू कर दिया और कई सैटेलाइट सिस्टम तैयार करवाए, ताकि आने वाले साल में मेरा नेटवर्क और संपर्क किसी भी हालत में बंद ना हो।
इसके बाद मैंने दुनिया की कई एयरलाइंस और समुद्री ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर भी कब्जा कर लिया और दुनिया खत्म होने से पहले सिर्फ एक हफ्ता पहले मैंने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सिर्फ दूर तक चलने वाले जहाजों और विमानों को नष्ट कर दिया जाए। दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। सबको लगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी पागल हो गया है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इस बात की असली वजह सिर्फ एक खिलाड़ी जानते थे। उन्हें पता था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसी गेम के खिलाड़ी है और उनका दुश्मन भी है। तभी खिलाड़ियों की चैट इंटरफेस में एक छोटा सा मैसेज पॉपअप हुआ। किसी ने लिखा कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुम हो, क्योंकि सिर्फ उसी ने देखा था कि मैंने अनंत धन वाली ताकत चुनी थी। लेकिन मैंने उनसे मैसेज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब दुनिया खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। बाकी खिलाड़ी अपनी अपनी शक्तियों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। फिर एक बड़े स्क्रीन पर 300 खिलाड़ियों के नाम और नंबर दिखाई दिए। मेरा नंबर था 99, झाऊ यंग जी का नंबर था 100, लियू रिवान का नंबर था 169। तभी सिस्टम ने फिर चेतावनी दी, एपोकलिप्स शुरू होने वाला और यह गेम तब तक चलता रहेगा जब तक सिर्फ एक खिलाड़ी जिंदा ना बचे। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि दुनिया का अंत किसी रूप में आएगा। अचानक उत्तर से दक्षिण की तरफ पूरी दुनिया में भयंकर बारिश शुरू हो गई। यह सामान्य बारिश नहीं थी। लगातार और बहुत तेज बारिश से पूरी दुनिया में ऐसे बाढ़ ला दी जैसे कोई पौराणिक पिल्ले आ गई हो। हालांकि फ्यूचर आइलैंड पर भी भारी बारिश हुई, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि द्वीप छोटा था और कुछ दिनों के बाद बादल वहां से आगे बढ़ गए। बाकी विशेष शक्तियों वाले खिलाड़ी गुस्से से भर गए, सिस्टम से शिकायत करने लगे और हमारी ताकतों का फायदा ही क्या अगर पूरी दुनिया डूब रही है। उन्हें लग रहा था कि सिस्टम ने उनके साथ चीटिंग कर दी। तभी सिस्टम की आवाज आई। किसी ने कहा कि दुनिया का अंत हमेशा ज़ॉम्बी वायरस से ही होता है। मैं चुप रहा क्योंकि जब मैं दुनिया में आया था मेरे पास कुछ नहीं था, जबकि बाकी खिलाड़ी पूरे साल अपनी शक्तियों की तैयारी करने लगे थे और मैं अपनी ताकत अनंत धन का इस्तेमाल करके तैयारी कर रहा था। बाकी लोगों की हालत अलग थी। देश के जमा किए गए संसाधन भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। कुछ खिलाड़ी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गलत काम भी करने लगे थे। उधर मैं आराम से सुरक्षित फोर्टेस में बैठा हुआ हॉटपॉट खाते हुए लाइव न्यूज देख रहा था। एक न्यूज एंकर पर्दे के पीछे छिपकर सामने वाली बिल्डिंग की हालत दिखा रही थी। वहाँ एक खिलाड़ी अपनी आग की शक्ति से लोगों का सामान लूट रहा था। एंकर घबरा कर बोला, दोस्तों ये कोई स्पेशल इफेक्ट या कॉस्प्ले नहीं है, ये सच में सुपर वाला इंसान है, ये सच में सुपर पावर वाला इंसान है। पहले यह हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड था और अब यह आग से दरवाजे तोड़कर लोगों को लूट रहा है। यह उसकी 10वीं लूट है। फिर इसके बाद पुलिस और स्पेशल फोर्स की टीम हथियारों और रेस्क्यू बोट्स के साथ पहुंच गई। पहली बार ऐसा लग रहा था कि जैसे असली शुरू हो गया है। यह सिक्योरिटी गार्ड की आग इतनी शक्तिशाली थी कि उसने लोहे का बड़ा दरवाजा तक पिघला दिया। फिर चारों तरफ गोलियों और आग का भयंकर युद्ध मुकाबला हुआ। खिड़कियां टूटने लगी, धमाके होने लगे। अचानक एक इंसान ऊपर से मंजिल की ओर उड़ता हुआ नीचे बाढ़ के पानी में जा गिरा। कुछ देर बाद गेम के पब्लिक स्क्रीन पर एक खिलाड़ी का नाम धुंधला होकर गायब हो गया। इसका मतलब साफ था, वह खिलाड़ी मर चुका था। इसी बीच मेरे चैट पर फिर कोई यंगुई का मैसेज आया। वह बोला, चलो गठबंधन करते हैं, मिलकर काम करते हैं। हम क्लासमेट भी हैं और हमारे नंबर साथ साथ भी हैं। हम आखिर तक साथ रहेंगे। मेरे पास माइंड कंट्रोल की शक्ति है और तुम्हारे पास कोई लड़ने वाली शक्ति नहीं है। और यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है। क्या ये दोनों दोस्त मिल पाएंगे या फिर सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि जिंदा तो एक ही रहेगा। अगर आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।